दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। कल तक जिसके हाथ में सारी न्याय प्रणाली थी वह भोकाल आज अपराधी बना खड़ा है। जो कभी विकासनगर का हर फैसला किया करता था, उसी भोकाल के विरुद्ध आज फैसला सुनाया जा रहा है। समस्त प्रमाण और साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि भोकाल ने महारानी मोहिनी की हत्या का षड्यंत्र रचने और स्वयं महारानी की हत्या के प्रयास का अपराध किया है। इसलिए यह न्यायपीठ आदेश देती है कि फांसी दो भोकाल को। सिर झुकाए खड़ा रहा भोकाल, कुछ न बोला वह। उसका भाग्य भी उसके विरुद्ध था। बोलता भी तो क्या, वह जानता जो था कि सभी परिस्थितियों के साथ साथ और ऐसा हुआ था उस षड्यंत्रकारी के कारण जिसका नाम था गुणिक। ह ह ह समस्त विश्व की तलवारों की धारों को जीत लेने वाला महाबली बुद्धि की धार के आगे न टिक पाया और अपने मान सम्मान के साथ साथ अपना जीवन भी हार बैठा। ह ह ह मेरी बुद्धि की धार के नीचे तो वह तभी आ गया था जब उसने मेरे बड़े और क्षय रोगी पुत्र अजीत को मौत के घाट उतार दिया, जिसका इतना अपराध था कि जो रोग उसने समाज से पाया था वह वापस समाज को लौटाकर बदला लेने की अपनी कुल की परंपरा को निभा रहा था। उसके सब पर मैंने अपनी शिखा की गांठ खोलकर सौगंध खाई थी, जब तक भोकाल से तेरी हत्या का बदला नहीं ले लूँगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। कुंसा के बिस्तर पर सोऊंगा, अपनी शिखा पर गांठ नहीं लगाऊंगा। बदला लेने हमारे कुल की परंपरा थी और जब मैंने इस परंपरा को निभाने की ठान ली तो मेरे दो पुत्र अभय और अमन ने मेरा साथ दिया। मैंने भोकाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर आरंभ कर दिया। मैंने ही रानी मोहिनी की हत्या करने का संदेश पत्र राज दरबार में पहुंचाया, जिससे पढ़ते ही महारानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जब महारानी ने अपने गुप्त रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने 4 विश्वासपात्र सैनिक जंगल के बाहर से मंदिर में तैनात किए, मैंने उनके बारे में जाना और उनकी सूचना भोकाल तक पहुंचाई। भोकाल ने उन पर आक्रमण करके उन्हें बेहोश कर दिया। यही मैं चाहता था। गुप्त रास्ता साफ था। मैंने अपने पुत्र अभय को नकाबपोश हत्यारा बनाकर उस गुफा रास्ते से महारानी के कक्ष में भेज दिया। वह चाहता तो महारानी की हत्या करके चुपचाप वापस लौट सकता था, लेकिन वह वहाँ महारानी की हत्या करने नहीं, अपनी जान गंवाने गया था, ताकि सभी को यह संदेह हो जाए कि भोकाल के कारण ही हत्यारा महारानी तक पहुँचा। ऐसा ही हुआ। मेरे पुत्र बलदान ने भोकाल की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फिर मैंने महारानी के नागरिक अभिनंदन के समय भाले के साथ पत्र भेजकर भोकाल को अपने तीसरे पुत्र अमर पर भाला चलाने के लिए विवश किया। लेकिन यह योजना मैंने अमर को पहले ही समझा दी थी कि जैसे ही वह भाला उसकी तरफ बढ़े, उसने महारानी को एक तरफ धक्का देकर स्वयं को भाले के आगे कर देना है। उसने ऐसा ही किया और ऐसा करने के साथ ही वह शहीद और भोकाल हत्यारा हो गया। और इस बात के साक्षी थी वह मौजूद पूरी प्रजा। भोकाल के बच निकलने का कोई भी अवसर नहीं था और ना ही वह बच पाया। अपने पुत्रों को खोकर ही सही मैंने भोकाल से अपना बदला ले लिया, परंतु मेरे प्रतिशोध की आग तब ठंडी होगी जब मैं उसी तरह भोकाल के 2 प्रियजनों को समाप्त कर दूंगा, जिस तरह उसके कारण मेरे 2 प्रिय पुत्र समाप्त हुए हैं। बुद्धि नामक ब्रह्मांड के सबसे बड़े हथियार के उस मालिक की आंखों में नफरत और षड्यंत्र के मिले-जुले रूप स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए इस कॉमिक्स का प्रथम भाग गुणिक आप चैनल कॉमिक्स तक में जाके देख सकते हैं। अब आगे। इधर वह जिसके विरुद्ध रचा जा रहा था एक और षड्यंत्र, मुझे समाप्त करने की किसी ने षड्यंत्र रचा है, परंतु वह है कौन? उसकी मुझसे क्या शत्रुता है?
भोकाल। उस आवाज़ ने भोकाल की विचार श्रृंखला को तोड़ा, लेकिन भोकाल आवाज़ की दिशा में पलटा तो उसे अंधकार के सिवा और कुछ न दिखाई दिया। कौन है इधर? मित्र, जो नहीं चाहता कि भोकाल जैसे महाबली को किसी षड्यंत्र का शिकार बनाकर फांसी पर लटका दिया जाए। तुम्हें मेरे निर्दोष होने पर विश्वास है? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम यह विश्वास विकासनगर की समस्त प्रजा को भी दिलवाओ, और ऐसा तुम तब कर पाओगे जब इस बंदीगृह से मुक्त होगे। अंधकार में डूबे दो हाथों ने बंदीगृह का ताला खोलकर भोकाल को आज़ाद कर दिया। अन्याय को सहकर फांसी पर झूल जाना मूर्खता है भोकाल, इसलिए जाओ और स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर दिखाओ। परंतु तुम कौन हो? घोर अंधकार में क्यों खड़े हो? सामने क्यों नहीं आते? यह समय ना तो मेरे सामने आने का है और ना ही तुम्हारे गंवाने का, इसलिए यहाँ खड़े होकर समय को व्यर्थ मत गवाओ। यह सही कह रहा है, अभी समय व्यर्थ गंवाने का कोई औचित्य नहीं है। जाओ भोकाल, जाओ। मुझे तुरंत ही यहाँ से निकलकर उस षड्यंत्रकारी को खोजने और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। भोकाल तेजी से वहाँ से निकल गया और तब घोर अंधकार से बाहर निकलकर रोशनी में आया वह, जो और कोई नहीं गुणिक ही था। यह बुद्धि की धार है भोकाल, तलवार की धार पर चलने वाला तू भला इसे क्या समझेगा? मैंने तुझे मुक्त करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि तू ही अपराधी है, और साथ ही तैयार कर दिया तेरे एक प्रियजन की मौत का सामान। यह बात जल्दी जंगल की आग की भांति फैली। भोकाल बंदीगृह से भाग गया। बंदीगृह को 3 पहरेदारों की हत्या करके पहले किसी ने बंदीगृह के ताले की चाबी प्राप्त की, फिर उससे ताला खोलकर भोकाल को भागने में मदद की। परिस्थितियां बताती हैं महारानी की भोकाल की मदद करने वाला राजमहल में ही रहने वाला ही कोई सदस्य है। आप सही कह रहे हैं गुणिक महोदय, भोकाल के उस मददगार को ढूंढने का अब एक ही साधन है, हर उस शख्स की तलाशी जो राजमहल में रहता है। ठीक है, और क्रम का आरंभ हमारे कक्ष की तलाशी के साथ होगा। रानी मोहिनी के उस आदेश को देखकर इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि वे भोकाल के मददगार को ढूंढने के लिए कितनी उतावली थीं। रानी मोहिनी का वह उतावलापन तब शांत हुआ जब राजमहल के सभी कक्षों की तलाशी लेने के पश्चात सैनिक सलोनी के कक्ष में पहुंचे। सलोनी जी के कक्ष में बंदीगृह की यह चाबी मिली है और मुझे मिली है यह रक्तरंजित तलवार। ये चाबी और तलवार मेरे कक्ष में कहाँ पहुँची, कैसे पहुँची मुझे नहीं मालूम। कृपया हमारे साथ चलिए, अपनी सफाई में जो कुछ कहना है महारानी के समकक्ष कहिएगा। सलोनी जी को बंदी बनाने के लिए महिला सैनिकों को बुलाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। हैरान सलोनी को तुरंत ही बंदी बनाकर रानी मोहिनी के सामने पेश किया गया तो बिफर पड़ी। भोकाल को बंदीगृह से भागने में मदद करके तूने राजद्रोह का अपराध किया है मूर्ख स्त्री। आप ठीक कह रही हैं चाची जी, एक राजद्रोही को जो दंड मिलना है वह उसे ही मिलना चाहिए। राजधानी के बीचों बीच खड़ा करके इसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। मौत के प्रति जो ईर्ष्या रूपसी के हृदय में बसी हुई थी वह उस आदेश के रूप में बाहर आई थी। शांत रहकर जिसे रानी मोहिनी ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी। हा हा हा, भोकाल के साथ उसके एक परिजन भी मृत्यु की काली छाया मंडराने लगी, लेकिन वह शांत नहीं था जिसका षड्यंत्र 100% सफल हुआ था। अब बचा दूसरा प्रियजन, वह भी शीघ्र ही मेरी बुद्धि का शिकार बनेगा, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मैं अपना शिखा में एक नहीं सैकड़ों गांठें लगाऊंगा। एक नए षड्यंत्र को जन्म देने में जुट गया था गुणिक।
जबकि उसके पिछले षड्यंत्रों में फंसा भोकाल अभी भी जलबिल मछली की भांति झटपटा रहा था, और उसकी वह झटपटाहट उस समय और बढ़ गई जब उसे मिली वह सूचना। सुनो सुनो सुनो, कल राज भगोड़ी भोकाल की पत्नी को नगरी के बीचों बीच पाषाण प्रहारों से मार दिया जाएगा। प्रजा से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचें। निश्चय बेचारी सलोनी को इसलिए यह दंड मिला कि वह मुझे अपना पति मानती है। यह सलोनी के साथ अन्याय, और मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। कल मैं सलोनी को बचाने पहुंचूंगा। राजधानी के बीचों बीच मौजूद दंड स्थल पर मारो 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 इस हत्यारे और राजद्रोही की पत्नी को। समाप्त कर दो राजद्रोही के इस मददगार को। क्रूरता की हदों को पार करते हुए सलोनी का सारा लहू बहा देने पर उतारू थे प्रजावासी। अगर भोकाल वहां नहीं पहुंचा, रुक जाओ, बंद करो यह अन्याय। राजद्रोही भोकाल, मारो इसे। उफ, यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। यह भाग्य की विचित्र विडंबना नहीं तो और क्या थी। कल तक जिस भोकाल पर फूल बरसाते नहीं अगाते थे विकासनगर वासी, वे उस पर पत्थर बरसाते नहीं थक रहे थे। और भोकाल था कि उनमें से एक को रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जिस षड्यंत्र से उस जैसे महाबली मात खा गया था, उसके सामने अब प्रजा की क्या बिसात थी। बारिश की बूंदों की तरह बरसते पत्थरों के बीच भोकाल लवलुआन सलोनी तक पहुंचा और उसे लेकर तुरंत ही वहां से उड़ चला। काश वह एक नज़र महल के परकोटे पर खड़े अपनी शिखा को सहलाते बुद्धि के उस जादूगर को देख लेता, तो उसकी नज़र में नृत्य करता जमाने भर का षड्यंत्र उसे तुरंत ही दिख जाता, और उसे यह जंगल में एकांत कोने में बैठकर सिर खपाई नहीं करनी पड़ती। आपके विरुद्ध कोई भीषण षड्यंत्र रचा जा रहा है स्वामी। तुमने ठीक कहा सलोनी, और उस षड्यंत्रकारी का पता लगाने के लिए मुझे उन घटनाओं का अवलोकन करना होगा जो विगत दिनों मेरे साथ घटी। गहरी सोच में डूब गया भोकाल और जल्दी उस निर्णय पर पहुंचा। विगत दिनों जो घटनाएं मेरे साथ घटी, उनमें 3 व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो मेरे हाथों से मारा जाने वाला क्षय रोगी, दूसरा गुप्त रास्ते में प्रवेश करके महारानी की हत्या का प्रयास करने वाला, और तीसरा वह जो मेरे हाथों भाले से मारा गया। मेरा हृदय कहता है कि उन तीनों को कोई न कोई सामान्य अवश्य है, समानता अवश्य थी। अचानक सलोनी की तरफ पलटा भोकाल। तुम तो बहुत अच्छी चित्रकार हो सलोनी, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आदेश दीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है। उन तीनों व्यक्तियों का जो रूप रंग मेरे मस्तिष्क में विद्यमान है, उससे तुम चित्रों का रूप देना है। तैयार हो जाओ। फिर भोकाल सलोनी को बताता रहा, वह चित्र बनाती गई। और उस समय तो भोकाल सलोनी की कला का कायल हो गया जब उसके मस्तिष्क में बसे व्यक्ति के चित्रों के रूप में उसके सामने थे। वाह सलोनी, जवाब नहीं तुम्हारा। तुमने उन तीनों व्यक्तियों के चित्र हूबहू बना दिए। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए स्वामी, इन तीनों की शक्लें आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। ओह, भोकाल सोच में डूब गया। वास्तव में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती हैं इन तीनों की शक्लें। उस आश्चर्यजनक तथ्य के साथ साथ अब निराशा के अधरों से आशा की एक किरण भी भोकाल के सामने थी। इन तीनों की शक्ल आपस में मिलना संयोग नहीं हो सकता सलोनी। इसमें अवश्य कोई राज छिपा हुआ है, लेकिन वह राज क्या है, लाख सोचने के पश्चात भी समझ में नहीं आ रहा। तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग कर इस राज को समझा जा सकता है। आप इसके लिए राज विद्वान गुणिक से क्यों नहीं मिलते। गुणिक विचार अच्छा है सलोनी। ऐसी परिस्थितियों में गुणिक जैसे विद्वान की सहायता की मुझे अत्यंत आवश्यकता है।
तुम यहीं रहना सलोनी। मैं गुणिक से मिलकर इस समस्या के समाधान के पश्चात यहाँ वापस लौटूंगा। तुरंत ही वहाँ से उड़कर गुणिक के पास पहुँचा भोकाल। ओह गुणिक महोदय, तो आपने बाज को प्रशिक्षण देने में व्यस्त हैं। मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। बाज से हटकर गुणिक की नज़र जैसे ही भोकाल पर पड़ी वह बुरी तरह चौंका। भोकाल, तुम यहाँ? एक समस्या मुझे आपके पास खींच लाई है। आशा है आप उसके समाधान में मेरी सहायता करेंगे ताकि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। तुम राजद्रोही के साथ साथ भगोड़े भी हो भोकाल, इसलिए मुझे तुमसे कोई सहानुभूति नहीं। फिर भी तुम मेरे द्वार पर सहायता मांगने आए हो। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बताओ अपनी समस्या। समस्या के रूप में भोकाल ने वे तीनों चित्र गुणिक के सामने रख दिए, जिन्हें देखते ही ऐसे चौंका गुणिक मानो सैकड़ों बिच्छुओं ने एक साथ उसे डंक मार दिया हो। ओह! लेकिन दूसरे क्षण स्वयं को संभाल लिया गुणिक ने। क्षमा करना भोकाल, इन चित्रों को देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तुम जा सकते हो। हमारे विश्राम करने का समय हो गया है। भोकाल फिर वहाँ नहीं रुका। अपनी समस्याओं का हल मुझे स्वयं खोजना होगा, और वह हल मुझसे अधिक दूर नहीं है, क्योंकि अब मेरे हाथ लग चुका है एक महत्वपूर्ण सूत्र। जल्द ही वापस सलोनी के पास पहुंच चुका था भोकाल। गुणिक ने मेरी कोई सहायता नहीं की, लेकिन एक बात तुम मेरी सहायता कर सकती हो सलोनी। इनमें से एक चित्र मैं मेरे कहे अनुसार परिवर्तन करके एक बार फिर बताता चला गया भोकाल। एक बार फिर सलोनी अपने अद्भुत कला का जौहर दिखाने में जुट गई, जबकि इधर गुणिक जुटा हुआ था अपने षड्यंत्र की अगली चाल चलने में। मैंने अपने षड्यंत्र के हर पहलू को ठोक बजाकर देख लिया, और मेरे इस षड्यंत्र का भोकाल का जो प्रियजन शिकार बनेगा वो कल सारे संसार के सामने होगा। रोज की तरह आज भी राजमहल के परकोटे पर मौजूद थे रानी मोहिनी। कितना सुंदर कबूतर है, वह राजमहल से ही किसी ने उड़ाया है उसे। कबूतर को देखकर रानी मोहिनी की आंखों में जो प्रसन्नता के भाव आए वह दूसरे ही क्षण आतंक में बदल गए। ओह! उस सुंदर कबूतर पर बाण किसने चलाया? बाण चलाने वाला गुणिक था। ये आपने क्या किया गुणिक महोदय? आपने इस गिरोह पंछी को बाण से क्यों बीन डाला? और राजमहल की दीवारों को पार करने वाले ऐसे निरीह पंछी कभी कभी राजमहल की मजबूत दीवारों को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही यह पंछी कर रहा था, और मेरी बात का प्रमाण इसके पैरों में बंधा यह संदेश पत्र। आश्चर्य से फटी रानी मोहिनी की आंखों के सामने ही गुणिक ने कबूतर के पैरों से बंधा संदेश पत्र खींच लिया। पिताश्री, इन तथ्यों पर जो दोगे ध्यान तो मिलेगा इंद्र देवता का वरदान। गिर चुकी है रक्षा की दीवार, स्वागत करता हरिक द्वार आपकी पुत्री रूपसी। रूपसी? रूपसी यह पत्र अपने पिता को भेज रही है। नहीं नहीं, रूपसी ऐसा नहीं लिख सकती। वह हमारी विश्वास पात्र है। वह यह राजद्रोही कार्य नहीं कर सकती। यह किसी षड्यंत्र भी हो सकता है महारानी। हमें इसका तुरंत पता करना चाहिए। कुछ क्षणों बाद ही उस पत्र और गुणिक के साथ रूपसी के कक्ष में मौजूद थी रानी मोहिनी। मेरा विश्वास कीजिए चाची जी, मैं ऐसा दुष्ट कार्य कदापि नहीं कर सकती। यह पत्र तुमने नहीं लिखा तो किसने लिखा है? इस दासी ने। और ऐसा करने इसने क्यों किया? इसका उत्तर आप इसके मुख से सुन लीजिए महारानी। महामंत्री चंद्रमणि रूपसी की उस विशेष दासी को लेकर वहां पहुंचा था, जिसने दिया था सभी को स्तंभ कर देने वाला वह बयान। मुझे क्षमा करें महारानी, ये सब मैंने राजकुमारी रूपसी के कहने पर लिखा था। रूपसी?
ये दुष्ट झूठ बोल रही है चाचा जी। मैंने चाची जी इससे कभी कुछ भी नहीं लिखवाया। खामोश विश्वासघातनी, बंदी बना लो इस राजद्रोहिणी को। कितना बुरा है सत्ता का लालच। इसके लिए अपनों का ही लहू बहा देने पर उतारू हो जाता है मनुष्य। षड्यंत्र सम्राट गुणिक के उन शब्दों ने रानी मोहिनी को क्रोध में घी का काम किया। लहू हमारा नहीं, इस विश्वासघातनी का बहेगा। कल प्रातःकाल ही बाणों से बीन दिए जाएंगे इसे। स्तंभ और खामोश थी रूपसी जब रानी मोहिनी क्रोध से उबल रही थी। उसके षड्यंत्र के जाल में फंसकर जिसके अधरों पर विजेता जैसी मुस्कान नृत्य कर रही थी। भोकाल का तीसरा प्रिय भी मेरी बुद्धि का शिकार बनकर मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसे वहां पहुंचाने के साथ साथ मैंने इसकी भी तैयारी कर ली है कि भोकाल और उसकी दोनों पत्नियां साथ साथ मौत के मुंह में समाएं, क्योंकि मैं जानता था भोकाल सलोनी की तरह रूपसी को बचाने पहुंचेगा। कल तक जब सरेआम रूपसी को मृत्युदंड दिया जा रहा होगा, और चूंकि मृत्युदंड बाणों से बींधकर दिया जाना है, इसलिए रूपसी की मृत्यु बनकर लहराए बाणों को नष्ट करने के लिए भोकाल के साथ वहाँ अपने धनुष बाण के साथ सलोनी भी पहुँचेगी। सलोनी द्वारा सभी बाणों को नष्ट करने का एक ही तात्पर्य होगा कि सलोनी और भोकाल ठीक उस स्थान पर मौजूद होंगे जहाँ से एक साथ सभी बाणों को निशाना बनाया जा सके। और ऐसा स्थान वही है जो मेरा सोचा हुआ है, और मैंने जहाँ बिठा रखा है अपने उन शक्तिशाली शिष्यों को जो तुरंत ही भोकाल को घोल लेंगे। लेकिन प्रारा और भोकाल शक्ति के स्वामी भोकाल को बस में करना उनके बस की बात नहीं। इसलिए मैंने उसका प्रबंध कर रखा है कि भोकाल अपने प्रारा और भोकाल शक्ति का प्रयोग न कर पाए। और उसके लिए मैंने तैनात किया वह प्रशिक्षित बाज, जो पहले अपने पंखों में छिपी तेज खांसी उत्पन्न करेगा वाली औषधि को ठीक भोकाल के चेहरे पर छोड़ेगा और फिर भोकाल के सिर पर रखा उसका प्रारा ले उड़ेगा। औषधि के प्रभाव से बुरी तरह खांसते भोकाल शक्ति पुकारने में असमर्थ और प्रारा विहीन भोकाल को दबोच लेना मेरे शक्तिशाली शिष्यों के लिए कठिन न होगा। भोकाल के साथ ही सलोनी भी दबोच ली जाएगी और फिर उन्हें भी उसी खंभे से बांध दिया जाएगा जहां रूपसी पहले ही बंदी मौजूद होगी। बुद्धि के धनुष से चलाया गया गुणिक का एक एक बाण अपने सही निशाने पर बैठा था। एक ही खंभे से बंधे भोकाल, सलोनी और रूपसी इसका प्रमाण था। और यह था विलक्षण बुद्धि के उस स्वामी के तर्कस का अंतिम बाण। तीनों राजद्रोही एक ही स्थान पर मौजूद है। महारानी, न्याय की रक्षा कीजिए। इन तीनों को समाप्त करने का आदेश। हमने जो योजना बनाई थी उस पर कार्य करने का समय आ गया है। सलोनी, तैयार रहो। अच्छा स्वामी। भोकाल के बोलने के साथ ही सलोनी के बंधे हाथ हरकत में आए और उसके तेज नाखून भोकाल के हाथों में बंधी रस्सी पर जा टिके। इधर सोच क्या रही हो महारानी? प्रजा और राज्य के लिए न्याय कीजिए। हाँ हाँ, न्याय कीजिए महारानी। उस षड्यंत्रकारी बुद्धि के जाल में प्रजा के साथ साथ रानी मोहिनी भी बुरी तरह फंस चुकी थी। समाप्त कर दो इन्हें। तुरंत ही रूपसी की तरह भोकाल और सलोनी को भी काले लवादे से ढकने के लिए कुछ सैनिक उनकी तरफ बढ़े। लेकिन कोई न देख पाया कि कुछ देर पहले भोकाल के जो हाथ बंधे हुए थे वे अब आज़ाद थे और तेजी से अपने पंखों के बीच वहां पहुंच चुके थे जहां प्रारा छुपा हुआ था। जल्दी उसके शरीर को काले लवादों से ढक दिया गया और फिर चारों तरफ से चले सैकड़ों बाण और हर बाण का निशाना थे भोकाल, सलोनी और रूपसी। और वे तीनों इस समय जिस हालत में थे, ऐसे में निशाना चूकने का प्रश्न नहीं उठता था। बाण शरीर में लगने के साथ ही तीनों के कंठ से हृदय विदारक चीखें निकलीं।
कुछ ही क्षणों के लिए तीनों के शरीर तड़पे और फिर शांत हो गए। इसी के साथ ऐसे भाव उभरे उस षड्यंत्रकारी के चेहरे पर जैसे उसे सारी दुनिया का खजाना मिल गया हो। राजद्रोही समाप्त हो चुके महारानी, अब आप निष्कंष्ट राज कर सकती हैं। और इसी के साथ मेरी प्रतिशोध पूरा हुआ। आज इस शिखा में गांठ लगेगी। हाथों ने मचलकर शिखा को थाम लिया और अब वे हाथ शिखा में गांठ लगाने जा रहे थे, लेकिन ऐसा करने में वे हाथ सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अचानक ही शिखा अपनी जड़ से कटकर उन हाथों में आ चुकी थी और उस शिखा को काटने वाली थी उन किरणों से बनी हुआ कैंची, जो उस प्रारा से निकली थी, जो शान से भोकाल के सिर पर रखा हुआ था। भोकाल, तुम जीवित हो? हाँ, और मैं ही क्या, सलोनी और रूपसी भी जीवित हैं, और साथ ही मेरे सिर पर मौजूद यह प्रारा तुम्हारे बाज। मेरे सिर से जो प्रारा ले उड़ा था वह नकली था। असली प्रारा तो मेरे पंखों में छिपा हुआ था। नकाब चढ़ाने से पहले जिसे अपने सिर पर रखकर मैंने अपने रूपसी और सलोनी के इर्द गिर्द किरणों का ऐसा आवरण बनाया जिसमें बाढ़ तो धंसे लेकिन हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाए। क्रोध और आश्चर्य से भरा हुआ रानी मोहिनी का स्वर। प्रपंच रचकर राजद्रोही भोकाल अपनी पत्नियों का साथ फिर भाग जाना चाहता है। बंदी बनाओ इन्हें। रुकिए महारानी, मुझे कुछ क्षणों का अवसर दीजिए। मैं सिद्ध कर दूंगा कि प्रपंच में नहीं गुणिक रच रहा है। कोई निर्णय करने से पहले रानी मोहिनी ने प्रजा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उसी की आंखों की तरह प्रसन्नों का तूफान लहरा रहा था, जिनका उत्तर भोकाल ही दे सकता है। कहो, क्या कहना चाहते हो? जिस षड्यंत्र के तहत मुझे रूपसी और सलोनी को मौत के घाट उतारा जा रहा है वह गुणिक ने रचा है, और ऐसा इसने अपने तीनों पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किया है। ये अनगल बात है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे, इसलिए मैं प्रमाण के रूप में मिथिला नगरी के ये नागरिक साथ लाया हूँ, जहाँ तुम और तुम्हारा परिवार 7 पीढ़ियों से रहता आ रहा है। अगर ये प्रमाण भी काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हारे तीनों पुत्रों को ही यहाँ बुला लेता हूँ। भोकाल ने ताली बजाई। तुरंत ही 3 शव लेकर वहाँ उपस्थित हुआ सेनापति प्रवीण सिंह। ये तीनों शव गुणिक के पुत्रों के ही हैं, जिन्हें गुणिक ने कारागार से चुराकर अपने घर के तहखाने में इसलिए सुरक्षित रख रखे थे कि इसने सौगंध खाई थी कि यह इनका अंतिम संस्कार मेरे और मेरे 2 प्रियजनों के अंतिम संस्कार के पश्चात करेगा। ये गुणिक के ही पुत्र हैं। इस बात की पुष्टि मिथिला नगरी के उपस्थित निवासियों से की जा सकती है, और विकासनगर के निवासियों से इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि गुणिक के इन तीनों पुत्रों में एक वह है जो समस्त विकासनगर को अपनी तरह क्षय रोगी बना देना चाहता था। दूसरा वह है जो गुप्त रास्तों से आपकी हत्या करने आपके कक्ष में पहुंचा, और तीसरा वह है जिसने आपको मेरे भाले से बचाते हुए अपना बलिदान दे दिया। इसी के साथ भड़क उठा गुणिक, और उसने पास खड़े एक सिपाही की तलवार उसके म्यान से खींच ली। हाँ भोकाल, ये मेरा पुत्र है और मैं तुमसे प्रतिशोध लेना चाहता था, और तेरी हत्या करके वह प्रतिशोध मैं अब भी लूँगा। ओह! भोकाल ने उसकी कलाई से पकड़ के ही तलवार नीचे गिरा दी। तुम जैसे बुद्धिमान को क्रोध शोभा नहीं देता गुणिक, इसलिए शांत हो जाओ। अपनी बुद्धि से तुमने मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा था इसमें तुम पूरी तरह सफल हुए थे गुणिक, लेकिन होनी को कुछ और ही स्वीकार था। तभी तुम्हारे तीनों पुत्रों के चित्र सलोनी से बनवाने के पश्चात मेरे मस्तिष्क में तुम्हारे चित्र बनवाने का विचार कौंधा। मैंने सलोनी से तुम्हारे एक पुत्र के चित्र से उसके बाल हटाकर उसकी तुम्हारी जैसी शिखा बनाने को कहा। फिर मैंने उसे उस चित्र पर वैसा ही लंबा तिलक बनवाया जैसा तुम्हारे माथे पर हमेशा रहता है,
अब जो चित्र मेरे सामने था वह लगभग तुम्हारा चित्र था, जिसे देखकर मैं तुरंत ही तुम्हारे चौंकने का कारण समझ गया। मैं समझ गया कि वे तीनों तुम्हारे पुत्र थे और तुम ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। परंतु यह सब सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता थी, इसलिए मैं तुरंत ही सेनापति प्रवीण कुमार से मिला और उन्हें सारी बात समझाकर तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जानने में जुट गया और उन्होंने उस मिथिला नगरी में ढूंढ भी लिया। सेनापति प्रवीण कुमार की सहायता से ही मैंने तुम्हारे गुप्त तहखाने में रखी तुम्हारे पुत्रों की लाशों को ढूंढा और रूपसी की दासी से सत्य जाना। फिर तुम्हारे काले रूप को सारे संसार के सामने लाने के लिए तुम्हें बुद्धि से ही मात देने की योजना बनाई। तुम्हारे बाज वाले प्रकरण को ध्यान में रखकर यह निर्णय निकला कि तुम मुझसे प्रारा छीन लेना चाहते हो, ताकि मैं असली प्रारा को छिपाकर नकली प्रारा को अपने सिर पर रखकर यहाँ पहुँचा और उसी के बल पर तुम्हें बुद्धि की इस जंग में करारी मात दे दी। जानते बूझते हुए ब्राह्मण का वध करना अपराध ना होता तो तुम्हारी गर्दन को हमने अपने हाथों से तुम्हारे धड़ से उड़ा दिया होता। षड्यंत्रकारी, हम तुम्हें राज्य निकाला देते हैं। उधर गुणिक सिर झुकाए राज्य से बाहर की तरफ चल दिया। इधर सारी प्रजा अपने नायक का जय जयकार कर उठी। हमारे नायक महाबली भोकाल की जय। अपमान का घूंट पीकर गुणिक वहाँ से चला गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आप देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक, कॉमिक्सों का खजाना।